नमस्कार विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी कि अंग्रेजों का पूर्वी भारत में किस प्रकार विस्तार हुआ। सबसे पहले इन्होंने विस्तार करने की कोशिश की अ, हरिहरपुरा और बालासोर वाला जो क्षेत्र है जो कि उड़ीसा में पड़ता है उसमें, और जो करने का प्रयास करता है केंद्र स्थापित, व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की, उस व्यक्ति का नाम क्या है? रॉल्फ कॉटब्रिथ नाम है जानक। इसके बाद में आपने सुना भी होगा कि 1757 की एक क्रांति होती है, और वो कहाँ पर हुई है? 1757 का एक प्लासी का युद्ध होता है, क्रांति नहीं कह सकते उसको, प्लासी का युद्ध कहते हैं। वो बंगाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये बंगाल में भी गए होंगे और वहां जाकर इन्होंने इंटरफेयर किया होगा। लेकिन अगर आप इस मैप में देखते हैं या वर्तमान मैप देखते हैं तो पहले यहाँ तक तो आंध्र प्रदेश गया हुआ है, और आंध्र प्रदेश के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर उड़ीसा आता है। क्या आता है? उड़ीसा आता है। और उससे पहले ये दक्षिण भारत की तरफ तो है, मद्रास के आसपास तो है, और मद्रास प्रेसिडेंसी की भी स्थापना हो चुकी है। अब ये क्या करते हैं विद्यार्थी, थोड़ा और आगे प्रयास करते हैं, मतलब ये जो बंगाल बिहार वाला जो क्षेत्र है ना, बंगाल बिहार उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, उसमें भी कोशिश करेंगे। उड़ीसा में तो पहले आएंगे, उड़ीसा में तो ऐसा पल रखे। अब अगला फैक्ट लिखो। और उड़ीसा में कब प्रयास किया था इन्होंने? 1633 में। लिखो 1651 में। 1651 में बंगाल के सूबेदार, बंगाल के सूबेदार से अंग्रेजों ने एक फरमान प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? फरमान। फरमान की जगह पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं अनुमति। हाँ, आदेश भी होता है फरमान का मतलब। अनुमति प्राप्त की, और हुगली नदी के किनारे हुगली नदी के किनारे एक व्यापारिक कोठी की स्थापना की। अब देखो, अगर हम देख पूछे आपसे कि इन्होंने जो दक्षिण भारत में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी वो कब की थी? 1611 में की थी। और उसका स्थायीकरण कब हुआ था? 1632 में हुआ था। और इधर आपको पता है सूरत में भी इन्होंने एक व्यापारिक कोठी की स्थापना की, वो स्थायी है। वो कैसी है? स्थायी। तो स्थायी कब बनाई थी उसको? 1613 में। कब बनाई थी? 1613 या 12, जो भी डेट है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर पूर्वी भारत की तरफ देखें तो पूर्वी भारत की तरफ ये पहली जो अपनी व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री बोल सकते हो आप, कहाँ पर स्थापित करेंगे? हुगली में। कहाँ पर स्थापित करेंगे? हुगली में, क्योंकि वहां पर एक नदी बहती है, उसी के नाम पर फिर इसका नाम रख रखा हुगली शहर। अतः पूर्वी भारत में अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी हुगली में स्थापित की गई। और कब की गई वो लिख लो आप डेट, 1651 में। आपने एक फैक्ट लिखा विद्यार्थियों, कभी एक फरमान जारी हुआ था। क्या जारी हुआ? फरमान। वो फरमान जारी किसने किया था? बंगाल के सूबेदार ने। अब कई बार ये पूछा जाता है कि जिस समय हुगली में इन्होंने व्यापारिक कोठी स्थापित की, उस समय बंगाल का जो सूबेदार है या बंगाल का जो शासक है वो कौन है? देखिएगा, ये फरमान बंगाल के सूबेदार शाह सुजा के द्वारा जारी किया गया था। शाह सुजा के द्वारा जारी किया गया था। इसके द्वारा विद्यार्थियों, शाह सुजा के द्वारा जारी किया गया था। अब देखो, आपने शाहजहां का नाम सुना होगा। सुना है शाहजहां का? मुगल बादशाह शाहजहां। शाहजहां के बेटों का नाम बताओ चार का, जिनमें उत्तराधिकारी संघर्ष होगा। दारा शिकोह था, मुराद था, और शाह सुजा था, और एक औरंगजेब था। तो ये शाह सुजा विद्यार्थियों औरंगजेब का भाई और शाहजहां का पुत्र है। ब्रैकेट में लिख लेना, शाहजहां का पुत्र, मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र।
कौन है? मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र है। ठीक है। तो अंग्रेजों ने ये जो हरिहरपुरा और बालासोर में जो प्रयास किया, लेकिन इनका प्रयास क्या रहा? पहले तो असफल रहा। सफल प्रयास कर लिया इन्होंने हुगली में। कहां पर? हुगली में इन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिया विद्यार्थियों, व्यापारिक कोठी स्थापित कर दिया। देखो, हुगली के बाद इन्होंने पटना और कासिम बाजार, पटना और कासिम बाजार में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित। तो 1651 में तो हुगली में इन्होंने इस यहाँ का जो सूबेदार था उससे अधिकार प्राप्त कर लिए थे, अनुमति प्राप्त कर ली थी और हुगली में स्थापित कर दी स्थायी रूप से। और उसके बाद में कहाँ पर? पटना में और कासिम बाजार में। विद्यार्थी, पहले ये क्षेत्र बंगाल क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से था? बंगाल क्षेत्र। बाद में इसका विभाजन होगा, आपको पता है, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल ही बनेगा। और उससे पहले विभाजन करके ये जो बिहार वगैरह इनको अलग कर दिया जाएगा, कभी मिला दिया जाएगा। तो उस समय की परिस्थिति अलग हुआ करती थी। आज वर्तमान में जो राज्य है पश्चिम बंगाल, पहले पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल एक ही हुआ करता था। पूर्वी बंगाल का बांग्लादेश में चला गया। पूर्वी बंगाल कहाँ है? बांग्लादेश में। और वो पूरा क्षेत्र, ये जो आज बांग्लादेश देखते हो ना, इसमें भी पहले बंगाल फैला हुआ था अचानक। कहाँ देखिएगा, कहाँ कहाँ स्थापित कर दी? पटना में और कासिम बाजार में व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिए। उसके बाद 1658 में 1658 में इन सभी का केंद्र, इन सब का केंद्र, हुगली का, पटना का, कासिम बाजार का, इन सब का केंद्र मद्रास प्रेसिडेंसी को बना दिया विद्यार्थी, क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना हो चुकी है। उसके बाद 1658 में इन सब का हेडक्वार्टर मद्रास में स्थित फोर्ट सेंट जॉर्ज, नाम क्या है उसका? फोर्ट सेंट जॉर्ज को बना दिया गया। यानी कि यहाँ का जो प्रशासन चलेगा वो कहां से चलेगा? मद्रास से चलेगा विद्यार्थी। दिखाया था ना भाई, वापिस बोलू? फोर्ट, यहाँ पर है ये, फोर्ट लिख देता हूँ वापिस, फोर्ट सेंट जॉर्ज। लिख लिया? नोट डालिएगा। डॉक्टर बूटन ने जब एक, डॉक्टर बूटन पहले विद्यार्थी इंडिया में, मतलब हकीम वगैरह ये होते हैं, इनसे इलाज करवाते थे। देसी इलाज करते थे ज़्यादातर, तो वेद वगैरह करते थे, इनसे प्रॉपर इलाज नहीं होता था। अब ये अंग्रेज जो थे ये अच्छे एक्सपर्ट होते थे। तो अगर ये भारतीयों के किसी शासक की अगर कोई ऐसी बीमारी, लाइलाज बीमारी है, अगर उसका इलाज करेंगे तो वो शासक थोड़ा उससे प्रभावित हो जाता था। और वो डॉक्टर अगर कोई बात कहता तो उसकी बात ये मान लेते थे। लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य कंपनी को कैसे भी करके बढ़ाना होता था। इस कंपनी के साथ मिशनरी भी आते थे, डॉक्टर्स भी आते थे, शिक्षक भी आते थे। सब लोग इसके कैसे भी करके वहाँ की जो कंपनियां थी उनको बढ़ाने का काम करते हैं। क्या लिखा लास्ट पॉइंट? डॉक्टर बूटन ने जब एक महिला मुगल महिला, या साई स्त्री लिख सकते हैं, साई महिला लिख सकते हैं, साई बेगम कोई न कोई होगी, है ना, साई महिला का इलाज किया, तो मुगल बादशाह शाहजहां के कहने पर, क्योंकि हिंदुस्तान का बादशाह तो कौन है? शाहजहां ही है। मुगल बादशाह शाहजहां के कहने पर बंगाल के सूबेदार कौन है? शाह सुजा। बंगाल के सूबेदार शाह सुजा ने 3,000 रुपए ने लिए, 3,000 रुपए वार्षिक लेकर, 3,000 रुपए वार्षिक लेकर
अंग्रेजों को, या फिर हम कह सकते हैं अंग्रेजों की जो कंपनी है उसको, है ना, या ब्रिटिश कंपनी को, अंग्रेजों को ब्रैकेट में ब्रिटिश कंपनी लिख सकते हो, को कुछ अतिरिक्त और छूटें दे दी। कुछ अतिरिक्त और मत लिखना उसके बाद में, अतिरिक्त लिखो चाहे और लिखो, बात एक ही है। अतिरिक्त छूटें दे दी, ठीक है, हम चलता है दोनों चीज। अतिरिक्त छूटें और दे दी। तो विद्यार्थियों इन्होंने देखो 1651 में तो क्या कर दिया था, यहाँ पर उगली में क्या कर दी थी, कोठी स्थापित कर दी, और उसके बाद में ये पटना और कासिम क्षेत्र पर भी, यहाँ पर भी इन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिए। और ये सारे संचालित होते थे कहाँ से, मद्रास से। और मद्रास में एक इनका कार्यालय है, हेडक्वार्टर, उसका नाम क्या है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। कुछ नहीं है, एक अंग्रेज कॉलोनी है वो पूरी, वहीं इनका हेडक्वार्टर वगैरह है, वहीं अंग्रेज रहते हैं, पूरा किलेबंदी है चारों तरफ से। ओके, अब देखो एक और पूरे इंडिया के ऊपर जो शासन है वो किसका है, शाहजहाँ का। किसका है, मुगल बादशाह कौन है, शाहजहाँ। और शाहजहाँ ने अपने एक बेटा है जिसका नाम शाह शुजा, उसको बंगाल का सूबेदार बना रखा है। तो बंगाल के सूबेदार को थोड़ा सा किसने आदेश पारित किया, क्योंकि एक कोई इनके शाही महिला थी जिसका उसका इलाज किया था किसने, एक डॉक्टर ने, जिसका नाम क्या है, डॉक्टर बूटन। तो डॉक्टर बूटन ने इलाज किया, और इलाज करने के बाद में जो शासक होता है, बादशाह होता है, उसने कहा भाई क्या आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा साहब हमारी कंपनी है, उसको थोड़ी बहुत रियायत दिला दो आप बंगाल में। तो उसने उसके बेटे को फ़ोन किया होगा, उस समय फ़ोन तो था नहीं, लेकिन कैसे करके वहाँ पर उसके पास मैसेज पहुँचा दिया होगा, और उसको कहा होगा कि भाई आपको इसको क्या दे दो, छूट दे दो। तो पिताजी का आदेश आया है, हिंदुस्तान के मुगल बादशाह का आदेश आया, उसने कहा कि भाई इसको छूट दे दो। तो उन्होंने 3000 रुपये के बदले, या जो भी उनकी राशि थी उस समय, 3000 के बदले क्या कर दिया, उनको कुछ अलग से और रियायत दे दी। तो वार्षिक आपको 3000 देना है, और अतिरिक्त आपको हम और छूट देते हैं। फिर उसके बाद में शाहजहाँ अपने मृत्यु कगार पे होते हैं, उसके 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष हो जाता है, और अंततः हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब बनता है। जब औरंगजेब शासक रहता है उसी दौरान बंगाल में और इनको अंग्रेजों को अधिकार दे देता है वो, लिखिएगा 1680 में। 1680 में किसका शासन रहेगा, औरंगजेब का रहेगा। 1680 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया, जिसके तहत जिसके तहत आपको पता है ये जजिया कर वगैरह इनके लिए फेमस है काफी। कौन, औरंगजेब। एक फरमान जारी किया तथा, हाँ हाँ जिसके तहत लिखो, जिसके तहत 2% 2% चूंगी में छूट दी गई। 2% चूंगी, टैक्स का प्रकार होता है, चूंगी में छूट दी गई, तथा 1.5% 1.5% जजिया में छूट दी गई। सत्रह सौ सात में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी ना, तब से खुद ही थोड़े पावरफुल में आ जाएंगे, थोड़े 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 पावर आने लग जाएगा इनको, क्योंकि जो केंद्रीय सत्ता है वो थोड़ी कमजोर हो जाएगी। लेकिन अभी तक तो ये जैसे जैसे मुगल कह रहे हैं वैसे वैसे कर रहे हैं। एक अंग्रेज अधिकारी था, विद्यार्थी, जिसका नाम था जयसवाल चाइल्ड। ये यहाँ पर पूर्वी भारत में एक आक्रामक नीति अपनाता है। क्या अपनाता है, आक्रामक नीति अपनाएगा। तो आप जो लोग पहले व्यापार करने के लिए आए और आप अब युद्ध लड़ रहे हो, और वो भी किससे लड़ने की कोशिश कर रहे हो, मुगलों से। तो पहली बार मुगल और ये अंग्रेज पहली बार भिड़ेंगे, किसकी वजह से, जयसवाल चाइल्ड की वजह से। जब दो व्यक्ति अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, या एक शक्तिशाली एक कमजोर, कमजोर अगर आंख उठाएगा तो युद्ध होगा, जाहिर सी बात है। देखिएगा तत्पश्चात जयसवाल चाइल्ड ने, तत्पश्चात अलग अलग वन लाइनर फैक्ट लिखने की कोशिश करना। तत्पश्चात जयसवाल चाइल्ड ने 1683 में, 1683 में, 80 में तो औरंगजेब ने भी इनको सपोर्ट किया था, थोड़ा बहुत टैक्स वगैरह में इनमें छूट दी थी। 1683 में जयसवाल चाइल्ड ने जमा नहीं वापस बोलना, जयसवाल चाइल्ड ने 1683 में आक्रामक नीति का अनुसरण किया।
इसलिए 1686 में हुगली में 1686 में हुगली में पहली बार ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज और मुगलों के मध्य युद्ध तो नहीं कह सकते, झड़प कह सकते हैं उसको। एक झड़प हुई, मुगलों के मध्य एक झड़प हुई। झड़प, हाँ झगड़ा लिख सकते हो, लड़ाई लिख सकते हो, झड़प हुई। इस झड़प में हुगली और बालासोर, बाला एक बालासोर क्षेत्रों में अंग्रेजों को पराजित होना पड़ा। मतलब कौन हारे? अंग्रेज पराजित होना पड़ा। और अंग्रेजों ने भागकर बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में किसी द्वीप पर जाकर शरण ली। देख लिया। अब बताओ 1686 के आसपास हिंदुस्तान का बादशाह कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह, काफी कट्टर मुस्लिम शासक था, विद्यार्थी वो। और उसके समय अंग्रेज भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किससे? मुगलों से कोशिश कर रहे हैं। अब मुगलों से भिड़ने की कोशिश करेंगे तो आपस में इनके युद्ध भी हो, हर युद्ध में कौन जीते? मुगल ही जीते, अंग्रेज नहीं जीते। अंग्रेजों को हारना पड़ा विद्यार्थियों। और अंग्रेजों को डर कर या युद्ध से भागकर कहाँ जाना पड़ा? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। देखो आपको दिख रहा होगा, ये ये भारत है पूरा ना, ये पूरा नीचे की तरफ है हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। इधर है अरब सागर और इस इधर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो इस बंगाल की खाड़ी में अब आपको समुद्र दिखता है, लेकिन कहीं के बीच बीच में यहाँ क्या होते हैं, मतलब ऐसे द्वीप होते हैं, उन पे जाके इन्होंने क्या ले ली? शरण ले ली। मतलब स्थल क्षेत्र छोड़ के भागना पड़ा इनको, ये उगली उगली वाला पार्ट है, क्योंकि उगली बिल्कुल ही इसके टच में ही है, पास में ही है। देखो, इस झड़प के बाद औरंगजेब ने औरंगजेब ने मुंबई के, या बम्बई, मुंबई जो भी लिखना चाहते हो, बम्बई के गवर्नर जॉन चाइल्ड को भारत छोड़ने की चेतावनी दी। तत्पश्चात 1690 में, कब विद्यार्थियों? 1690 में अंग्रेज और मुगलों के बीच में संधि हुई। संधि हुई और शांति स्थापित हो गई। लिख लिया? अब जहां आपने मुंबई लिखा ना, यहाँ पे बंगाल भी लिख लेना ब्रेक में, हो सकता है शायद ये बंगाल का होगा, है ना, इस पे थोड़ा डाउट है, इसको करेक्शन करेंगे हम। देखो, जॉब चार नोक, चार नेक, ओके लिख लो। जॉब चार नोक ने जॉब चार नोक ने 1690 में 1690 में सूता
नाती क्षेत्र का नाम क्या है? सूता नाती क्षेत्र में कलकत्ता की स्थापना, कलकत्ता की नींव रखी। कलकत्ता की नींव रखी। तो कलकत्ता, जैसे अभी वर्तमान में हम पढ़ते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता अभी वर्तमान में क्या है? कोलकाता। पहले उसको कलकत्ता कहते थे। कलकत्ता कौन से क्षेत्र में आता था? सूतानाती क्षेत्र में आता था। और ये सूतानाती क्षेत्र पड़ता है विद्यार्थियों बंगाल में। कहाँ पर पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। तो सूतानाती क्षेत्र में यहाँ पर कलकत्ता की स्थापना की किसने की? जॉब चार्नोक ने। तो कलकत्ता का संस्थापक किसको कहेंगे? जॉब चार्नोक को कहेंगे। देखिएगा, अतः जॉब चार्नोक को कलकत्ता का संस्थापक भी कहा जाता है। देख लिया? ये घटना कब की है? 1690 की। देखिएगा, 1691 में, 1691 में सूबेदार इब्राहिम खान से, इब्राहिम चेंज होते रहते हैं या ना, सूबेदार इब्राहिम खान से एक फरमान प्राप्त किया। फरमान का मतलब मैं अनुमति लिखा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। फरमान ब्रैकेट में अनुमति प्राप्त किया, जिसके अंतर्गत 3000 रुपये के बदले, कितने? 3000 रुपये के बदले कुछ व्यापारिक छूटे। 3000 रुपये वार्षिक है वो ना, 3000 रुपये वार्षिक के बदले कुछ व्यापारिक छूटे अंग्रेजों को दी गई। जिसके अंतर्गत कुछ व्यापारिक छूटे अंग्रेजों को दी गई। देखो, 1696 में वर्धमान, 1696 ईस्वी में वर्धमान के जमींदार सोब सिंह ने विद्रोह कर दिया था। किसने? सोब सिंह ने विद्रोह कर दिया था। इसलिए ब्रिटिश कंपनी ने यह कहते हुए किलेबंदी की मतलब कलकत्ता वगैरह स्थापना कर दिया ना, अब उसकी क्या करेंगे? किलेबंदी करेंगे ना। यह कहते हुए किलेबंदी की हमें जमींदारों से खतरा है। किससे खतरा है? जमींदारों से। जमींदार कभी भी आके हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से हम किलेबंदी करेंगे मतलब, और किलेबंदी करके इनका किला बना लेंगे वहां पे, फोर्ट विलियम जिसको कहते हैं। किलेबंदी की कि हमें जमींदारों से खतरा है। देखो, बंगाल के सूबेदार अजीमुस्तान से, बंगाल के सूबेदार अजीमुस्तान बंगाल के सूबेदार अजी मुस्तान से 1698 ईस्वी में, 1698 घटना है मतलब, 1698 में अजी मुस्तान से सूतानाती, जो कलकत्ता वाला क्षेत्र है, सूतानाती कौमा कालीघाट कौमा गोविंदपुरा की जमींदारी केवल 1200 रुपये में ब्रिटिश कंपनी ने खरीद ली।
कौन कौन सा क्षेत्र खरीदा विद्यार्थियों अजीमुस्तान से? सूतानाती, कालीघाट और गोविंदपुरा। कई बार पूछा जाता है काजीमुस्तान से कौन सा क्षेत्र खरीदा ब्रिटिश कंपनी ने या नहीं खरीदा। तीन तीन जगह, तीनों का नाम याद रखना। क्या क्या वापस बोलो एक बार। सूतानाती, कालीघाट और गोविंदपुरा। और कितने रुपए में खरीदा था? यहाँ जमींदारी खरीदने का मतलब है कि टैक्स वसूलने का अधिकार किसके पास होगा? अंग्रेजों के पास होगा। ब्रैकेट में लिखना जमींदारी जहां लिखा आपने, अर्थात इन क्षेत्रों में टैक्स कौन वसूल करेंगे? अंग्रेज। अर्थात इन क्षेत्रों में टैक्स वसूल करने का काम ब्रिटिश कंपनी करेगी। कौन कौन सा क्षेत्र आ गया? सूतानाती आ गया, कालीघाट आ गया और गोविंदपुरा। और फिर इसके बाद में कितने रुपए में लिया? मात्र ये 1200 रुपए। और फिर इन पर पूरा टैक्स वसूल करने का अधिकार किसको मिल गया? अंग्रेजों को मिल गया। फिर अंग्रेजों ने कहा कि हमें इन जमींदारों से खतरा है, तो क्या करेंगे? फिर इस क्षेत्रों को क्या करेंगे? वो किलेबंदी करेंगे तथा उक्त सभी क्षेत्रों की, जो आपने तीन नाम लिखे ना अभी, तथा उक्त सभी क्षेत्रों की अंग्रेजों ने मजबूत किलेबंदी की। आपको पता है अंग्रेज उस समय अगर कोई मकान बना के गए, कोई भवन बना के गए, तो आज भी सुरक्षित है वो। तो उस समय कितना मजबूत बनाते थे वो। आपने देखा होगा अजमेर में कई भवन है जो अंग्रेजों के समय के, जैसे अलवर गेट थाना है ना, वो अंग्रेजों का समय का बना हुआ है। पुलिस लाइन बनी हुई है ना अजमेर में, वो अंग्रेजों के समय की बनी हुई है। कई ब्रिज देखे होंगे आपने अंग्रेजों के समय के बने हुए, वो आज भी सलामत है। और आपको पता है आज के समय में कई ब्रिज ऐसे बनते हैं जो 1 साल बाद में टूट जाते हैं। अजमेर का राम से अजमेर का देख लो ना आप, एलिवेटेड वाला। हाँ, राम सेतु से। हाँ, अंग्रेजों के समय की कितनी मजबूत है देख लो आप। तो अंग्रेजों ने मतलब काफी ये जो किलेबंदी करते थे काफी मजबूत करते थे, क्योंकि मजदूर तो इनको फ्री में मिल ही जाते थे। माल मेटल में ज्यादा मिलावट करते नहीं थे ये लोग। क्या लिखा है? किलेबंदी की तथा कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। किसका? फोर्ट विलियम। कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। फोर्ट विलियम को रेखांकित करो। देखो, मद्रास वाले किले का नाम क्या है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। और फोर्ट विलियम कहाँ है? कलकत्ता में, ध्यान रखना। फिर यहाँ से यहाँ का इसका आसपास का जो प्रशासन चलेगा ना कुछ समय बाद में, वो यहाँ से चलेगा फिर। और इस प्रकार ये तीन प्रेसिडेंसियाँ हो जाएगी, एक तो मद्रास, एक कलकत्ता वाली हो जाएगी, और एक मुंबई हो जाएगी। हालांकि मुंबई तो दहेज में मिला था, अभी बताऊंगा कैसे दहेज में मिला। क्या लिखा है? फोर्ट विलियम को रेखांकित करो, लिखो। इसका निर्माण कार्य, इसका निर्माण कार्य 1696 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1696 में शुरू हुआ था, गोल्ड्स बरो के नेतृत्व में। ठीक है, नाम याद रखना, गोल्ड्स बरो। तो फोर्ट विलियम का जो निर्माण किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? गोल्ड्स बरो के नेतृत्व में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1696 में। देखिएगा। और कहाँ पर लोकेटेड है? कलकत्ता में। कहाँ? नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं, हुगली नदी के किनारे। लिखो, ये हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। देखो, वर्ष 1700 ईस्वी में इस किले का नाम, कौन से किले का? फोर्ट विलियम। इस किले का नाम, नहीं 1700 आएगा ना, तो वर्ष 1700 ईस्वी में इस किले का नाम इंग्लैंड के राजा या सम्राट लिख सकते हो आप, इंग्लैंड के सम्राट विलियम थर्ड के नाम पर, के नाम पर, विलियम तृतीय के नाम पर फोर्ट विलियम रखा गया। देख लिया?
तो 1700 ईस्वी में विद्यार्थियों किसके नाम पर रखा गया? इसका नाम विलियम फोर्ड के नाम पर रखा गया। लिखिएगा, वर्ष 1700 ईस्वी में ही वर्ष 1700 ईस्वी में ही कलकत्ता को ब्रिटिश प्रेसिडेंसी घोषित कर दिया। मद्रास को प्रेसिडेंसी घोषित कब किया था? 1653। और इसको कब किया? 1700 में किया। अब इनका कर्म भी पूछ ले तो पहले कौन सा आएगा बताओ? मद्रास ही आएगा। आप जब तक इनको तुलना नहीं करोगे ना तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। फिर तो बंगाल वाला बंगाल में लिखते रहो और मद्रास वाले मद्रास में लिखते रहो और मुंबई वाला मुंबई में लिखते रहो, फिर गड़बड़ हो जाएगा। प्रेसिडेंसी इसको 1700 में घोषित कर दिया था विद्यार्थियों। अब वहां का पहला प्रेसिडेंट किसको बनाया था मद्रास का? है किसको बनाया था? एडवर्ड विंटर को बनाया था पहला गवर्नर, पहला प्रेसिडेंट। और यहाँ का लिखो, यहाँ का पहला प्रेसिडेंट कलकत्ता है ना, इसका पहला प्रेसिडेंट ब्रैकेट में गवर्नर चार्ल्स आयर को बनाया गया। तो बनाया गया था चार्ल्स आयर को बनाया गया था। देख लिया? एक नोट डालो विद्यार्थियों अलग। हालांकि इससे अलग है कंपनी की स्थापना। कंपनी की स्थापना देखिएगा, भारत में गरम मसालों के व्यापार हेतु भारत में गरम मसालों के व्यापार हेतु, क्योंकि विद्यार्थी यूरोप में ना गरम मसालों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और भारत में इधर आप देखोगे इंडोनेशिया के आसपास गरम मसाले बहुत ज़्यादा उत्पादित होते हैं, केरल के आसपास बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यूरोप में आपको पता सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती है, लोग बाग मटन वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो उनमें उनको मसालों की आवश्यकता पड़ती है और वहाँ पे महंगे भी मिलते हैं वो मसाले। और भारतीय मसाले आपको पता काली मिर्च लौंग पता नहीं क्या क्या पैदा होते हैं। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन आपसे, सबसे आपसे सबसे महंगा मसाला कौन सा है भारत में, या दुनिया का सबसे महंगा मसाला कौन सा है? आपको ऐसे मत कहते हैं MDH गरम मसाला वगैरह, ये जो इनका नाम मैंने नाम पूछा, जैसे लौंग इलायची वगैरह जो होते हैं ना, ये गरम मसालों में आते हैं सब। बताओ। मैंने पूछा सबसे महंगा मसाला कौन सा है? हाँ, केसर। केसर सब मसालों में आता है, वो केसर ध्यान रखना। हाँ, तो फूल, जो फूल होते हैं वो मसालों में नहीं आ सकते क्या? मसालों में काम आता है, वो मसालों का नाम है, ध्यान रखना। केसर किस में आता है? मसालों में आता है। दुनिया का सबसे महंगा मसाला केसर, ध्यान रखना। इलायची के चक्कर में पड़े हो। क्या लिख लिया आपने? कंपनी की स्थापना लिख ली। भारत में गर्म मसालों के व्यापार हेतु ब्रिटिश व्यापारियों का एक दल जब महारानी ब्रिटिश व्यापारियों का एक दल महारानी से जाके मिला था ना, एक दल ब्रिट महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से मिला। किससे मिला था? महारानी एलिजाबेथ से मिला तो महारानी ने 31 दिसंबर 1600 को एक स्थायी आज्ञा पत्र, चार्टर भी कहते हैं इसको ना,
स्थायी आज्ञा पत्र जारी किया। जिसके तहत द गवर्नमेंट जिसके तहत द गवर्नमेंट एंड कंपनी द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन into the East India नाम से कंपनी की स्थापना की। कई बार हम लिखते हैं ना भारत, जैसे भारत में कौन सी कंपनी ने शासन किया था पहले? ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया। ऐसा लिखते हैं ना हम, तो ईस्ट इंडिया कंपनी लिखते हैं, इतना ही लिखते हैं। इसका पूरा नाम है द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन इनटू द ईस्ट इंडिया, पूरा नाम है। लिख लिया? शॉर्ट में हम तो क्या बोलेंगे इसको? EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे आगे आप जब भारत में ये शासन चालू करेंगे, 1757 में पहली बार युद्ध लड़ते हैं प्रॉपर तरीके का, प्लासी का युद्ध होता है। इससे लेकर 1947 तक अंग्रेजों का शासन रहा है। इस टाइम पीरियड को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक टाइम पीरियड आता है इसका 57 से लेकर 1857 क्रांति होती है तब तक। इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया विद्यार्थी। किसने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया। और इसके बाद में जैसे ही 1858 की महारानी विक्टोरिया की घोषणा आती है, इसकी आती है 1858 महारानी विक्टोरिया की घोषणा, और उसको पढ़कर भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल या पहला वाइसराय है लॉर्ड कैनिंग, वो पढ़कर सुनाता है। और ये रहते हैं 1947 तक। इस समय तक ब्रिटिश ताज का शासन रहेगा। ब्रिटिश ताज जो भी हो अंग्रेजी है। हाँ ठीक है, पहले की अपेक्षा मतलब इन्होंने थोड़ा उदारवादी तरीका को अपनाया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या विद्यार्थियों? कई बार एग्जाम में पूछा गया, सारा एक जैसा ही लगता है फुल फॉर्म। अगर पूछेंगे ना इनका पूरा नाम, तो इसको या तो रटने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, जैसे भी है आप पूरा नाम याद कल करके आओगे। इसका क्या नाम पूरा? द गवर्नमेंट। और जिसको इंग्लिश कमजोर है वो ऐसे मेरी तरह लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, और शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? EIC बोलेंगे। नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चलेगा। हाँ, आगे जब भी आपको लिखने की, जैसे मैं बोलूँगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो आप उस जगह पे EIC लिख सकते हैं। लेकिन याद करने की जगह तो आपको ये याद करना है इस कंपनी। जैसे विद्यार्थी शुरुआत में जब एक पॉलिटिकल साइंस में टर्म्स पढ़ते हैं हम, या करंट में पढ़ते हैं, नीति आयोग, क्या नाम पढ़ते हैं? NITI। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म पता नहीं कितनी बार पूछा गया, और इंग्लिश में पूछा गया, आज तक हिंदी में नहीं पूछा गया। केवल मेरे टेस्ट पेपर में जरूर उसकी हिंदी की फुल फॉर्म आपको देखने को मिलती है, ये मैं पढ़ाता हूँ तब। तो जब भी कभी क्वेश्चन बन गया उसका हिंदी फुल फॉर्म को लेकर, तो दिक्कत हो जाएगी। क्या है हिंदी फुल फॉर्म? हाँ ठीक है, अभी इधर चलते हैं, नहीं तो हम टॉपिक से भटक जाएंगे। अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, इंडिया हिस्ट्री। लिखो, इस कंपनी में, कौन सी कंपनी में? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया लिख सकते हो आप। इस ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। कितने लोगों की कंपनी थी? 217 साझेदार, पार्टनर। एक व्यक्ति की कंपनी नहीं थी ये। कितने लोग पार्टनर थे? कितने लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था इसमें? 217 लोग साझेदार थे। लिखो। अब देखो, शुरुआत में जब इसको पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया था, तो 15 वर्षों के लिए दिया था। कितने वर्षों के लिए दिया था? देखिएगा, इस कंपनी को शुरुआत में 15 वर्ष हेतु, या 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था।
मतलब और ब्रिटेन की कंपनी नहीं आएगी, ये कंपनी काम करेगी वहाँ इंडिया में जाके। जैसे माना कि अभी भारत की कोई कंपनी है, अब रिलायंस कंपनी है, अब वो नेपाल में जाके काम करना चाहती है, तो रिलायंस वाले को भारत की सरकार क्या कह देगी, जाके आप वहाँ पे काम कर सकते हो, दूसरी कंपनियों को आदेश नहीं दे, दूसरी कंपनियों को मना कर देगी आप मत जाओ। तो ऐसे उस समय कौन सी कंपनी को कहा था इन्होंने, द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन इनटू द ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था विद्यार्थी। देखो, इस कंपनी के प्रशासन में एक गवर्नर होता था। एक कौन होता था विद्यार्थियों, गवर्नर, तथा 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे। 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को हिंदी में हम निदेशक मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? 24 जनों का एक मंडल होता था जिसको क्या कहते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ब्रैकेट में लिख सकते हो निदेशक मंडल। तो इसमें एक तो गवर्नर होता था और एक क्या होता था, 24 सदस्यों का क्या होता था, एक निदेशक मंडल होता था विद्यार्थी। वापिस जो बोलना है, 1 मिनट। हाँ, देखिएगा, इनके द्वारा ही इस कंपनी का संचालन होता था। तो आपसे पूछा जाए विद्यार्थियों, इस ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे? 217 लोग साझेदार थे। और साझेदार को हम क्या कह सकते हैं, प्रोप्राइटर। क्या कह सकते हैं, प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटरों की संख्या विद्यार्थी 217 थी। और इन ये तो पार्टनर थे, लेकिन इसको चलाने का काम कितने लोग करते हैं, 24 सदस्य एक निदेशक मंडल है, एक तो ये काम करता है, एक इसका क्या है, हेड है, जिसको हम गवर्नर कहते हैं, वो इसको चलाते थे। अब इस 24 सदस्यों कौन होंगे, ये इनमें से जाते थे, मतलब ये चुनकर भेजते थे इन 24 को। देखिएगा, इन संचालित करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को, ये 1+24 है ना, इन संचालित करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को प्रोप्राइटरों के द्वारा नियुक्त किया जाता था। देख लिया। इसी टाइम पीरियड के दौरान विद्यार्थियों, ब्रिटेन में एक क्रांति होती 1688 में, तो उस क्रांति को भी लिख लो आप। कहाँ की घटना पढ़ा रहा हूं मैं, ब्रिटेन की। शुरुआत के 1-2 चैप्टर में दिक्कत आएगी, बाकी में नहीं आएगी। और इनमें भी इतनी नहीं है, केवल फैक्ट है वो आपको याद करना है, इनमें समझाने वाली बातें ज़्यादा। यहाँ पर एक क्रांति होती है विद्या, क्रांति को लेकर कब होती है, 1688। 1688 की ब्रिटेन की क्रांति, हेडिंग डालो। देखो, इस क्रांति के बाद ब्रिटेन में संसद शक्तिशाली हो गई थी। ब्रिटेन पार्लियामेंट बोलते हैं वैसे, ना तो क्या बोलते हैं, ब्रिटेन में संसद शक्तिशाली हो गई थी। ब्रिटेन में संसद शक्तिशाली हो गई थी।
अब देखो, जैसे भारत में भी संसद होती कि नहीं होती? अब भारत में जो संसद है, इसके कितने सदन है? 2 सदन है। एक तो लोकसभा है और एक राज्यसभा है। और राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग होता है कि नहीं होता? निम्न सदन कौन सा है? जनता का सदन कौन सा है? और उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। इसी प्रकार अगर हम ब्रिटेन की पार्लियामेंट की बात करें, वहां की संसद को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? पार्लियामेंट बोलते हैं, ध्यान रखना। इसके भी 2 हाउस है। कौन कौन से हाउस है? हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। यानी कि भारत में जिस प्रकार लोकसभा होती है, इसी प्रकार वहां क्या होता है? हाउस ऑफ कॉमन होता है। भारत में जिस प्रकार राज्यसभा होती है, तो ब्रिटेन में क्या होता है? हाउस ऑफ लॉर्ड होता है, राज्यसभा की बात है ना। और यहाँ पे सम्राट इसका अभिन्न अंग होता है। सम्राट या सम्राज्ञी जो भी होती है वो। और यहाँ पर कौन होता है अभिन्न अंग? राष्ट्रपति होता है। लेकिन फिर भी वहाँ के सम्राट में हमारे राष्ट्रपति में काफी अंतर है। जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो उस समय देखते हैं, क्योंकि वहाँ का सम्राट राजा का बेटा राजा बनता है और यहाँ पे राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनता है। यानी कि वहाँ राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, यहाँ पे यहाँ पे कैसी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। वहाँ राजतंत्रात्मक है या गणतंत्रात्मक है? देखिएगा, 1694 ईस्वी में 1694 ईस्वी में ब्रिटेन के या ब्रिटेन की पार्लियामेंट के निम्न सदन निम्न सदन ब्रैकेट में हाउस ऑफ कॉमन एज ए लोकसभा ना, मतलब अपने भारत में लोकसभा होती है ना, उसके प्रकार एज ए लोकसभा में एक बैठक बुलाई गई। और इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। बैठक में क्या किया? एक प्रस्ताव पारित किया। बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव को रेखांकित करो। लिख लिया। एक कंपनी आई थी ना विद्यार्थियों, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसका विरोध किया इसने। इस प्रस्ताव में क्या किया था? जो उसको एकाधिकार दे रखे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसके अधिकारों का इसने विरोध किया था। देखिएगा, हाँ, प्रस्ताव को रेखांकित कर लेना आप। देखो, इस प्रस्ताव में शाही कंपनी ब्रैकेट में 1600 ईस्वी वाली है ना। हाँ, शाही कंपनी EIC लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। के व्यापारिक एकाधिकार का विरोध किया गया था। मतलब एकाधिकार का मतलब होता है केवल वही कंपनी इस पूर्वी देशों के साथ क्या कर सकती थी? व्यापार कर सकती थी। तो इस प्रस्ताव में उसका विरोध किया गया। देखो, दूसरी बात लिखो इसमें, ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति, प्रस्ताव में दूसरी क्या बात थी वो? ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति भारत के साथ व्यापार कर सकता है और ऐसे नागरिकों को इंटरपोलर कहा गया। क्या कहा गया? इंटर इंटरपोलर कहा गया। तो आपसे पूछा इंटरपोलर क्या थे? मतलब ऐसे नागरिक जो भारत के साथ, ऐसे ब्रिटेन के नागरिक जो भारत के साथ क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं, उनको इंटरपोलर कहा गया विद्यार्थियों इस प्रस्ताव में। कब आया ये प्रस्ताव? 1694 में। देखिएगा, इस 1694 के प्रस्ताव के आधार पर ही, अगला फैक्ट लिखना है ऐसे ही, इस 1694 के प्रस्ताव के आधार पर ही एक जनरल सोसाइटी, इस नाम से जनरल
सोसाइटी नाम से एक कंपनी का गठन हुआ। जनरल सोसाइटी कंपनी का गठन हुआ। ये जो जनरल कंपनी थी विद्यार्थियों, एक मिनट, जनरल सोसाइटी है ना, जनरल सोसाइटी का गठन हुआ। ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी। कैसी थी? सार्वजनिक कंपनी थी। ये सार्वजनिक कंपनी थी। ये बात है विद्यार्थियों कब की? 1694 ईस्वी की बात है। 1694 स्थापना होगी ना इसकी। इससे पहले आपको पता है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरा नाम मैंने लिखा है आपको, क्या पूरा नाम इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का? ये 1600 कंपनी है। तो अब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए दिया गया था? एकाधिकार दिया गया था विद्यार्थियों। तो पूरी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार किसको दिया गया था? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। तो वहां ब्रिटेन में और भी तो कंपनियां हैं, वो भी तो लगातार विरोध करेगी। और 1688 की जब क्रांति हुई, उसके बाद में ब्रिटेन में पार्लियामेंट थोड़ी पावरफुल हुई, ब्रिटेन की पार्लियामेंट। तो उसका जो लोअर हाउस था, उसमें एक प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव के तहत एक कंपनी का गठन कर दिया विद्यार्थी, जिसका नाम क्या है? जनरल सोसाइटी। अब इंडिया के साथ दो दो कंपनियां व्यापार करेगी। अब कौन कौन सी? एक तो जनरल सोसाइटी, या फिर हम कह सकते हैं सार्वजनिक कंपनी। ये भी ब्रिटेन की है। कहाँ की ये भी ब्रिटेन की, ध्यान रखना। और ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहाँ की है? ब्रिटेन की है। अब दोनों कंपनियां भारत में आएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरुआत में एकाधिकार दिया था, उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया। व्यापार दोनों करेगी अब साथ में। अब एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। भारत में दोनों व्यापार करने के लिए आएगी, दोनों लड़ेगी आपस में। अब अंग्रेज आपस में भिड़ेंगे। पहले तो दूसरों के साथ भिड़ते थे ये, अब खुद ही लड़ेंगे आपस में, खुद की कंपनियां लड़ेगी। देखिएगा, इस प्रकार भारत में अब इस प्रकार भारत में अब स्थायी कंपनी, कौन सी कंपनी विद्यार्थियों? स्थायी कंपनी। इसको हम पुरानी कंपनी भी कह सकते हैं। तो पुरानी, दोनों कंपनियों में देखें तो पुरानी कंपनी कौन सी है? स्थायी कंपनी था ना, ब्रैकेट में पुरानी कंपनी तथा जनरल सोसाइटी, ये नहीं है, तथा जनरल सोसाइटी ब्रैकेट में नई कंपनी, दोनों भारत में व्यापार करने लग गई। और इस प्रकार उक्त दोनों कंपनियों में काफी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन तो बढ़ता ही है, काफी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और इनमें संघर्ष आरंभ हो गया, संघर्ष शुरू हो गया। अब बताओ 1694 के आसपास भारत में केंद्रीय सत्ता मजबूत है कि नहीं है ना? किसका शासन है इस समय? किसका है? औरंगजेब का है। और औरंगजेब तक तो ठीक है, शक्तिशाली था वो तो, इसकी मृत्यु के बाद में और अचानक थोड़ी हो जाएंगे, थोड़ा बहुत समय तक तो इनका प्रभाव चलेगा। तो इस समय तक मतलब अंग्रेजों मुगलों का अधिकार है विद्यार्थी भारत में। किसका अधिकार है? मुगलों का अधिकार है। तो ये जो नई कंपनी है ना, ये लेटर लिखती है किसको? मुगलों को, कि पुरानी कंपनी ये कर रही, मतलब कहने का मतलब इसके खिलाफ लिखेगी वो, नई कंपनी भिड़काने का काम करेगी। और जब फूट पड़ जाती है तो फिर मामला गड़बड़ होता है। लिखिएगा, नई कंपनी
और नई कंपनी का नाम क्या है? जनरल सोसाइटी। नई कंपनी ब्रैकेट में जनरल सोसाइटी लिख लेना, लिखना ने मुगल अधिकारियों को पत्र लिखकर भड़काया। पत्र लिखकर भड़काया कि, कैसे भड़काया? कि मुगल राज्य से, मुगल मुसलमान थे और हज यात्रा को पवित्र मानते हैं। भड़काया कि मुगल राज्य से जाने वाले हज यात्रियों को, हज यात्रियों को हाजी कहते हैं ना, हज यात्रियों को पुरानी कंपनी, पुरानी कंपनी का नाम वही साई कंपनी, ब्रैकेट में साई कंपनी लिख सकते हो। पुरानी कंपनी के कर्मचारी लूट लेते हैं। नई कंपनी वाले क्या कह रहे हैं कि पुरानी कंपनी के जो मेंबर है वो इनको, जो आपके राज्य से जो हज यात्रा पे जाते हैं उनको बीच में लूट लेते हैं पुरानी कंपनी वाले। और औरंगजेब आपको पता कट्टर मुसलमान था। मुसलमानों के साथ अगर कोई ऐसे धार्मिक कार्य के लिए जा रहे हैं, उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है अन्याय, और ऐसी घटनाएं कई बार औरंगजेब के पास आ चुकी थी, तो फिर औरंगजेब इनका इलाज करेगा, अंग्रेजों का करेगा कि नहीं करेगा, देखिएगा। तथा औरंगजेब ऐसी घटनाओं से पहले ही परेशान था, मतलब ऐसे हज यात्रियों को पहले मार देते तो मतलब वो प्रूफ होगी, इसका मतलब कहने का मतलब ये घटनाओं से परेशान परेशान था। अब औरंगजेब को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आता है। औरंगजेब ने दोनों कंपनियों पर अलग अलग प्रकार की पेनल्टियां लगा दी, दोनों पे लगा दी उसने तो। पेनल्टियां लगा दी, देख लिया विद्यार्थियों, पेनल्टियां लगा दी। ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे तो अंग्रेजों की जो कंपनी है वो घाटे में जाएगी। अंग्रेज जो चाहते हैं वो व्यापार को बढ़ाना, वो तो बल्कि उल्टा मामला पड़ रहा है अब तो। क्योंकि भारत में जब तक इनको छूट नहीं मिलेगी कंपनियों को, तब तक इनका व्यापार में मुनाफा नहीं हो सकता। अब इन्होंने पेनल्टियां लगा दी इनके ऊपर, और ज़्यादा टैक्स लगाने का काम करने लगे मुगल बादशाह, तो फिर तो ये कंपनियां घाटे में जाने लगी। तो फिर आपस में अंग्रेजों ने समझौता करने का प्रयास करेंगे। अब क्या करेंगे? वापस समझौता करेंगे। देखिएगा, अर्ल ऑफ गोडोल्फिन, गोडोल्फिन, अर्ल 1688 की जो क्रांति हुई थी ना, उसके बाद तो मतलब संसद पावरफुल हुई थी। मैं नहीं लगा रहा हूँ। गोडोल्फिन, गोडोल्फिन बोलेंगे इसको, जो भी है लिखो, गोडोल्फिन। अर्ल ऑफ, अर्ल एक पोस्ट का नाम होता है। जैसे कई जगह होते हैं ना सूबेदार वगैरह इंडिया में होते थे, ऐसे वहाँ पर ब्रिटेन में एक पोस्ट थी जिसका नाम क्या था? अर्ल। अर्ल पोस्ट का नाम है। तो अर्ल ऑफ गोडोल्फिन के प्रयासों से एक 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 बिंदु और लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप इसमें चाहो तो। क्योंकि इससे पहले जब ये दोनों कंपनी आपस में एक दूसरे की बुराइयां कर रही थी, तो कंपनी घाटे में चल रही थी। कंपनी घाटे में चल रही थी, तो अर्ल ऑफ गोडोल्फिन के प्रयासों से इनमें समझौता होगा। फिर लिखो तो लिखो, नहीं तो कोई जरूर नहीं है उसको। देखिएगा, अर्ल ऑफ, मैं तो कंटिन्यू में लिख लो, तुम तो मत जोड़ो, तुम डायरेक्ट लिखो। अर्ल ऑफ गोडोल्फिन के प्रयासों से 1708 में दोनों कंपनियों का विलय कर दिया गया, क्योंकि दोनों कंपनियां घाटे में चल रही थी। मैं जोड़ दूँ, मेरी क्या दिक्कत? दोनों कंपनियां घाटे में चल रही थी।
लिख लिया। और कंपनी का नाम द यूनाइटेड द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट नाम दिया गया। कहने का मतलब जो पहले जनरल सोसाइटी कंपनी और जो साई कंपनी थी, इन दोनों को मर्ज करके नया नाम क्या दे दिया इसका? द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट नाम दे दिया विद्यार्थी। तथा इस कंपनी को, कौन सी कंपनी को? ये वाली जो नई नई बनी है। तथा इस कंपनी को व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने हेतु विलियम नॉरिस विलियम नॉरिस के नेतृत्व में विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक दल भारत भेजा एक दल भारत भेजा। तो द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट कंपनी की ओर से कौन आया विद्यार्थियों? विलियम नॉरिस आया है। और कहाँ पर आया ये? भारत में आया है। और भारत में किसके दरबार में आएगा? औरंगजेब। 1760 में मर गया। सुनना मेरी बात, सुनना सुनना सुनना, थोड़ा सा मैं डेट चेंज करवा देता हूँ। 1702 में इस कंपनी का गठन हो गया था, लेकिन इस कंपनी का जो नाम रखा गया वो 1708 में रखा गया था। ये नाम 1708 में पड़ा था इसका। 1702 में गठन हुआ था इस कंपनी का। दोनों को मर्ज कब किया था? 1702 में। लेकिन इसका नाम पड़ा 1708 में। ठीक है। आप 1707 में मुझे पता है औरंगजेब को मार दोगे आप। तो दल किसके दरबार में आया? औरंगजेब के दरबार में आया। अब ये दल क्यों आया था औरंगजेब के दरबार में? व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने। किस उद्देश्य से आया होगा? व्यापारिक रियायतें प्राप्त करना। अब औरंगजेब ने मना कर दिया इसको। देखो, ये दल असफल रहा था। ये दल असफल रहा, परंतु औरंगजेब ने 70,000 रुपये वार्षिक ना, 70,000 रुपये वार्षिक के बदले कुछ व्यापारिक छूटें दे दी थी। मतलब जिस उद्देश्य से आया था वो उद्देश्य को तो पूरा नहीं करा पाए, लेकिन थोड़ी बहुत छूटें इनको मिल गई थी। उसके बदले औरंगजेब कितने रुपए लेगा इनसे? 70,000 रुपये वार्षिक लेगा। देखो, इस प्रकार भारत में कंपनियों का आवागमन चल रहा था, लेकिन कंपनी अपना स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पा रही थी। प्राप्त नहीं कर पा रही थी। अपना स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पा रही थी। अब विद्यार्थी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो मुगल बादशाह हुए हैं, उनके जो उत्तराधिकारी है, परवर्ती मुगल शासक कहते हैं उनको, वो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे, उनका प्रभाव ज़्यादा नहीं था। और एक मुगल बादशाह आएंगे, फर्रुख हसियर। कौन आएंगे? फर्रुख हसियर आएंगे। वो 1717 के आसपास इनको अधिकार दे देंगे। किसको? अंग्रेजों को। जिससे आंतरिक और बाह्य मामलों में काफ़ी इंटरफेयर बढ़ जाएगा इनका। देखिएगा, मुगल बादशाह फर्रुख हसियर मुगल बादशाह फर्रुख हसियर
के दरबार में एक दल भारत आया। और दल आया था विद्यार्थी 1715 में। कब आया था? और 1717 तक था वो। फर्रुख हसियर, फर्रुख हसियर मुगल बादशाह है, फर्रुख हसियर के दरबार में आया था ये। अंग्रेजों का दल कब आया था? 1715 में। और कब तक रुका था ये? 1717। देखो, इस दल में जो 1715 में जो दल आया ना, इसमें इस दल में निम्नलिखित शामिल थे। विद्यार्थियों, इस जॉन सरमन की मेहरबानी थी तो फर्रुख हसियर ने इनको मतलब वो अधिकार प्राप्त किए थे, अधिकार दिए थे। ये जो दल आया था ना, इस दल का हेड था ये जॉन सरमन। पहला लिखो, जॉन सरमन। और जॉन सरमन के ब्रैकेट में लिख लेना, ये इस दल का नेतृत्व करता था। जो 1715 में दल आया ना, अंग्रेजों का दल आया, कि लीडरशिप कौन कर रहा था? जॉन सरमन कर रहा था। देखो, दूसरा नाम लिखो, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। डॉक्टर विलियम, विलियम नहीं, विलियम, विलियम हैमिल्टन। कहते हैं विद्यार्थी, डॉक्टर हैमिल्टन ने ही फर्रुख हसियर को कोई एक बीमारी थी, उसका इलाज किया था। देखो, इसके बारे में लिखो, इसने ही फर्रुख हसियर की बीमारी का इलाज किया था। तीसरा नाम लिखो, ख्वाजा सेऊद, ख्वाजा सेऊद। ये विद्यार्थियों ट्रांसलेटर था, द्विभाषिया था ये। देखिएगा, यह एक द्विभाषिया था। कैसा था ये? द्विभाषिया था। आर्मेनिया का निवासी था। कहाँ के रहने वाला था ये? आर्मेनिया का निवासी था। और इसे अंग्रेजी भाषा भी आती थी, फारसी भी आती थी। कौन सी आती थी? अंग्रेजी भी आती और फारसी आती। फर्रुख हसियर से क्या बात हो रही है, वो उसकी सुनता रहा, इधर की एक दो मतलब दोनों लैंग्वेज आती थी। अंग्रेजों को तो अंग्रेजी आती थी और इसको दोनों आती थी, अंग्रेजी भी आती थी, फारसी भी आती थी, तो ट्रांसलेट करने का काम करता था। और एक का नाम लिख लो, स्टीफेंसन, स्टीफेंसन। तो एग्जाम में क्या सवाल बनता है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल बनता है, कि जो 1715 में फर्रुख हसियर के दरबार में जो अंग्रेजों का दल आया था कुछ रियायत प्राप्त करने के लिए, उसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल था, कौन शामिल नहीं था। और ज़्यादा से ज़्यादा उसका क्या पूछ लेते हैं? हेड पूछ लेते हैं। बहुत बड़े लेवल का एग्जाम जो होता है, या जो सब्जेक्ट का कोई एग्जाम होता है, जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जैसे जनरल पेपर होता है उसमें इतने ज़्यादा डीप नहीं बनते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछा जाता है वहाँ पर? जॉन सरमन पूछा जा सकता है, लीड हेड जो पूछा जा सकता है। देखिएगा, स्टीफेंस। देखो, नोट डालो, नोट। फर्रुख हसियर का फर्रुख हसियर का फर्रुख हसियर की बीमारी का इलाज करने से फर्रुख हसियर खुश हुआ और ने एक फरमान जारी किया। एक फरमान जारी किया, इसमें कई अधिकार ब्रिटिश कंपनी को दिए, ब्रिटिश कंपनी को दिए। कहते हैं विद्यार्थी, इस फरमान को जारी कराने में वजीर अहमदुल्ला का अहम योगदान था। ठीक, नोट डालो। इस फरमान को जारी करवाने में वजीर, फर्रुख हसियर का वजीर था ये।
वजीर अहमदुल्ला की अहम भूमिका थी। देख लिया। अब सामान्यतः हम पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते आए हैं कि फर्रुख हसन ने अंग्रेजों को व्यापार करने का अधिकार दिया था, 1717 में दिया था ना? अब ये जो फरमान जारी किया फर्रुख हसन ने 1717 का, इस पर 1717 के जो फरमान है में कौन कौन सी बातें लिखी हुई थी, उस बातों को लिख लो। पहला पॉइंट लिखो इसमें, 3000 रुपये वार्षिक के बदले, कितना? 3000 रुपये वार्षिक, 3000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार। साल भर क्या दे दो आप, मतलब साल भर के 3000 दे दो और पूरे बंगाल में क्या कर सकते हो आप, निःशुल्क, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, चुंगी वूंगी कुछ नहीं देनी आपको। 3000 वार्षिक देकर बंगाल में व्यापार करने का अधिकार मिला। देख लिया। तथा 10,000 रुपये देकर वार्षिक है ना, 10,000 भी, 10,000 देकर सूरत में व्यापार करने का अधिकार मिला। व्यापार करने का अधिकार मिला। और इस फरमान में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह फरमान, इस फरमान में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह फरमान कंपनी को दिया है या कर्मचारियों के निजी व्यापार के लिए दिया गया है। मतलब कंपनी को दिया है, कंपनी के कर्मचारियों को दिया है, ये स्पष्ट नहीं किया इसमें, तभी तो इसका दुरुपयोग करेंगे वो। अब देखो विद्यार्थियों, और इसमें यह भी स्पष्ट नहीं था कि ये जो व्यापार करेंगे ये बाह्यम, मतलब जैसे बंगाल वाले हैं, बंगाल वाले दूसरे राज्य के साथ व्यापार करते हैं तो वो बाह्यम व्यापार में आ जाता है, और अगर बंगाल बंगाल में करते तो वो आंतरिक व्यापार में आ जाता है। ये भी स्पष्ट नहीं था इसमें। देखिएगा, ये निःशुल्क व्यापार सुविधा वास्तव में तो बाह्यम व्यापार, भारी व्यापार है ना, बाह्यम व्यापार के लिए थी, बाह्यम व्यापार के लिए थी। लेकिन अंग्रेजों का मानना था कि, लेकिन अंग्रेजों का मानना था कि यह छूट सभी प्रकार के व्यापारों पर दी गई है। फर्रुख हसन जी हट जाएंगे कुछ समय बाद में, क्योंकि उस समय तो बहुत सारा मुगल बादशाह बदलेंगे विद्यार्थियों। बल्कि अंग्रेजों का मानना था कि ये छूट सभी प्रकार के व्यापारों के लिए दी गई है, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्यम हो। देखो, ये 1717 का फरमान या दस्तक भी बोलते हैं इसको ना, ये 1717 का फरमान ब्रैकेट में दस्तक आगे चलकर प्लासी के युद्ध का कारण बनेगा। ये फरमान किसका कारण बनेगा विद्यार्थियों? प्लासी के युद्ध का कारण बनेगा। यह फरमान ब्रैकेट में दस्तक आगे चलकर प्लासी के युद्ध का कारण बनेगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1717। इसका कारण बनेगा, एक कारण ये भी होगा। देख लिया, एक पॉइंट हो गया अभी तक। इसमें जो फरमान में कौन कौन सी बातें लिखी थी उसका एक पॉइंट हुआ अभी तक। दूसरा पॉइंट लिखो इसका, बंगाल की, या ऐसे लिख सकते हो, अंग्रेज बंगाल की 60 टकसाल का उपयोग कर सकते हैं।
ठीक है, इतना ही लिख लो। अब देखिएगा, अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो 2 प्रेसिडेंसियाँ बन चुकी है। कितनी? एक तो मद्रास और एक कलकत्ता। कब बनी थी मद्रास कब बनी थी? 1653। और ये कलकत्ता वाली? हाँ, ठीक 1700 में। एक बार वो देख लो, 1700 बनी। अब एक प्रेसिडेंसी का और नाम सुना होगा आपने, मुंबई प्रेसिडेंसी। तो वो मुंबई कैसे मिली उसके बारे में कल चर्चा करेंगे, आज समय हो। आप हेडिंग डाल लो, बम्बई प्रेसिडेंसी, यानी कि बम्बई प्रेसिडेंसी से कल पढ़ेंगे हम। थैंक यू।